नमस्कार। हम लोग ये बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल में हम 300 नंबर यदि चाहते हैं या उससे ज़्यादा नंबर हमें चाहिए, तो हमें किसी भी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना चाहिए। आप ये समझो कि हिस्ट्री एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज है। इसे आप सिंपल फैक्ट्स, फिगर्स, पॉइंट्स, अपने मन की कहानी, इन सब के माध्यम से लिखोगे तो नंबर नहीं आएगा। इसके डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज में एक बात जो देखी जाती है वो ये कि हिस्ट्री आप इस तरीके से लिखते हो। ये आपका फैक्ट है। फैक्ट को आप लॉजिक से एनालाइज करते हो और फिर एक कंक्लूजन डिराइव करते हो। इसी बेस पर आपकी कहानी बनती है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है। फैक्ट आपको कहां से प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको स्रोत चाहिए। सोर्सेस जो आपके पास हैं, उन सोर्सेस में भी कितनी ऐतिहासिकता है, हिस्टोरियसिटी कितनी है, इसकी भी जांच करनी होती है। यदि आपने ऐतिहासिकता की जांच करके स्रोतों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों की तार्किक व्याख्या करके कोई कंक्लूजन निकाला, तो ये इतिहास है। अब इसके बाद भी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत यह होती है कि ह्यूमन माइंड जब तथ्यों का चयन करेगा या तथ्यों की व्याख्या करेगा और व्याख्या करके कंक्लूजन निकालेगा, तो सबके लॉजिक्स अलग अलग होंगे। सबके लॉजिक्स अलग अलग होंगे तो सबके कंक्लूजन्स भी अलग अलग हो जाएंगे। यहां तक कि इंसान की अभिरुचियां अलग अलग होती हैं, पसंद नापसंद अलग अलग होती हैं, तो वो उससे प्रभावित होकर तथ्यों के चयन में भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यानी कि सेम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स रखे हुए हैं, तथ्यों के उसी अंबार में से कौन से तथ्य को कौन इतिहासकार चुनेगा और नहीं चुनेगा, ये उसकी रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है। अतः इतिहास में व्याख्याओं के आधार पर उनकी भिन्नता के कारण निष्कर्षों की भिन्नताएं होती हैं। और यह बात सिर्फ इतिहास में लागू नहीं होती है, ये तमाम ह्यूमैनिटीज के विषयों पे लागू होती है, माने आर्ट्स के विषयों पे लागू होती है। वो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, वो चाहे फिलॉसफी हो, लिटरेचर हो, कोई भी विषय ले लो, उन पे लागू होती है। कहा जाता है कि आर्ट्स के विषय में आपको किसी विषय पर अंतिम बयान देने का विलास हासिल नहीं होता है। You do not enjoy the luxury to speak the gospel truth while reading or writing against any subject in humanities. अब देखो बच्चों कि जब आप अपनी रुचि और अरुचि के आधार पर अलग अलग व्याख्या करते हो, तो फिर भी व्याख्याओं में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन व्याख्याओं के डिफरेंस तो कई दफा एकदम ही कॉन्ट्रास्ट किस्म के हो जाते हैं, एकदम डायगोनली अपोजिट इंटरप्रिटेशंस आने लगते हैं, कंक्लूजन्स आने लगते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है लिखने वाले का पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही किसी विषय पर अपने मन में एक मत आपने बना लिया और मत बनाकर आप उसी मत की पुष्टि के लिए इतिहास के तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पूर्वाग्रह को आप इतिहास लेखन में विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे कि
साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन और सबाल्टर्न इतिहास लेखन। आप जब भी किसी भी टॉपिक पर इतिहास की कोई किताब पढ़ते हैं और आप जानते नहीं हैं कि इतिहास लेखन में लेखकों का पूर्वाग्रह होता है, उनका पूर्वाग्रह उनकी विचारधारा पर आधारित होता है, तो फिर आप किसी भी किताब में किसी भी विषय पर दिए गए निष्कर्ष को अंतिम निष्कर्ष मान लेते हैं। यहां पर आप इतिहास को ठीक से नहीं समझने का शिकार हो जाते हैं। आपको हमेशा यह जानना चाहिए कि इतिहासकार ने जो लिखा है वो एग्जैक्ट इतिहास नहीं है। उसने अपने एजेंडा के मुताबिक स्रोत का चयन किया, उसके मुताबिक तथ्य का चयन किया, उसी एजेंडा के मुताबिक वह तर्क लगाया और उसी की पुष्टि के लिए उसी के अनुकूल उसने एक कंक्लूजन डिराइव कर दिया और हो गई उसकी कहानी और दे दिया उसने इसे इतिहास का नाम। अंग्रेज ये कहते हैं कि हम भारत तो व्यापार करने के लिए आए थे, साम्राज्य की स्थापना करने का तो हमारा उद्देश्य ही नहीं था, हम तो संयोग से भारत जीत गए। वो तो ये भी कहते हैं कि हमारा भारत में शासन करने का उद्देश्य तो ये था कि हम भारत को सभ्य बनाना चाहते थे, आधुनिक बनाना चाहते थे। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने भारत को आधुनिक बना दिया, यदि हम नहीं आते तो भारत तो अंधकार में ही भटकता रहता। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। वही इतिहासकार साम्राज्यवादी इतिहासकार कहलाते हैं। अब देखो कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों के ठीक अलग राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं। उनका अपना एजेंडा होता है, उनका अपना पूर्वाग्रह होता है। मार्क्सवादियों का अपना पूर्वाग्रह है, सबाल्टर्न का अपना पूर्वाग्रह है। मैं अभी आपके क्लास में सारे के सारे विचारों के पूर्वाग्रहों को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूं कि इतिहास यदि तुम पढ़ते हो और तुम ये नहीं जानते हो कि पूर्वाग्रहों पर आधारित होकर इतिहास लिखा जाता है, तो तुम इतिहास ठीक से समझते ही नहीं हो। अब तुम सोचो कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या हो रहा है। यूपीएससी के एग्जाम में जब तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया है, किसी भी एक इतिहासकार की एक पंक्ति आपके सामने रखा, उसमें किसी विषय को लेकर एक दावा किया गया है और उसके दावे पर आपसे टिप्पणी मांगी गई। अब इतिहासकार जो कि इस पंक्ति का लेखक है, वह हो सकता है किसी विचारधारा से प्रभावित हो, वह साम्राज्यवादी हो सकता है, वह राष्ट्रवादी हो सकता है। साम्राज्यवादी से पूछो कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता कैसे स्थापित हुई, तो वो कह देंगे कि हमने तो भारत को बेखबरी के दौर में ही जीत लिया, यानी कि ना तो भारत को जीतने का हमारा कोई उद्देश्य था और न ही ऐसी कोई योजना थी। और यदि तुम राष्ट्रवादी से पूछो तो कहते हैं कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से भारत को अंग्रेजों ने जीता, दीर्घकालीन योजना बनाकर जीता, क्रूर षड्यंत्र करके जीता और निर्मम हत्याओं के माध्यम से जीता, खून के दरिया बहा के जीता और अपने कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जीता और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भारत को भरपूर एक्सप्लॉइट किया। अब समझ सकते हो, एकदम डायगोनली अपोजिट कंक्लूजन है। और कोई भी एक स्टेटमेंट आपके सामने में आएगा और कमीशन वाले जब स्टेटमेंट देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि कमीशन वाले उस स्टेटमेंट से सहमत हैं। उन्होंने आपको सिंपल कहा कि देखो किसी इतिहासकार ने इस विषय को लेकर यह स्टेटमेंट दिया है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। आप पहले उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। इतिहासकार ने यदि वह स्टेटमेंट दिया है तो उसने किस आधार पर यह स्टेटमेंट दिया है यह बता दीजिए। उसके बाद आप उसकी जांच करिए, जांच करके आप उससे सहमत, असहमत, आंशिक रूप से सहमत, आंशिक रूप से असहमत, कुछ भी हो सकते हैं। अब इसी को हम 1857 के रिवोल्ट से जोड़कर देखें।
1857 के रिवोल्ट के ऊपर जब तुम जाओगे तो तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो उसके कारण पे, या उसके स्वरूप पर, या तो उसके परिणाम पर। 10 बार पूछा जाएगा इस टॉपिक पे क्वेश्चन, तो कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन आएगा स्वरूप पे। तो मैं थोड़े स्वरूप पे ही आपसे बात कर लूं। स्वरूप का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रांति, आंदोलन या विद्रोह के स्वरूप पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यह समझ लेना कि उसके अंतर्गत एक बात देखी जाती है कि विद्रोह का क्षेत्रीय आधार क्या था, यानी कि कहां विद्रोह हुआ था, कितने बड़े इलाके में विद्रोह हुआ था। दूसरी बात देखने लायक होती है कि विद्रोह का सामाजिक आधार क्या था, माने समाज के कौन कौन से लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। तीसरी बात देखने लायक यह होती है कि यह विद्रोह सुनियोजित था या कि नहीं। सुनियोजित होगा तो इसका मतलब है कि उसका एक संगठन होगा, उसका एक नेतृत्व होगा, उसका एक सुस्पष्ट कार्यक्रम होगा। इसके बाद देखना होता है कि उस विद्रोह की विचारधारा क्या थी, इसी के तहत हम देख लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। इन विषयों के ऊपर जब तुम विचार कर रहे होगे तो सवाल यह उठता है कि 1857 के ऊपर विचार करने वाले साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न सारे ही सारे विचारों के इतिहासकार क्या एक ही निष्कर्ष देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि तुम साम्राज्यवादी इतिहासकार से पूछोगे तो वो कह देंगे कि सैनिक विद्रोह था ये तो, या कोई कह देगा ये तो बर्बर लोगों का विद्रोह था सभ्य अंग्रेजों के खिलाफ। जो सैनिक विद्रोह कहता है उनमें से एक बात वो ये भी कह देता है कि सैनिकों की भी नाराजगी सिर्फ इस बात से हो गई थी कि उन्हें किसी ने कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल कर रही है, जिस रास्ते सरकार इन सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करके उनको ईसाई बनाना चाहती है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। यानी सैनिक भ्रम की स्थिति में आ गए थे, अफवाह के कारण विद्रोह हो गया था। तो देखो कि नंबर 1 की ब्रिटिश बोलेंगे कि यह सैनिक विद्रोह था, राष्ट्रीय नहीं था। नंबर 2, सैनिक विद्रोह भी नहीं था, अफवाह का परिणाम था। सैनिक के अगेंस्ट कुछ हमने किया नहीं था। वी वर नॉट रॉन्ग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट आवर ओन मिलिट्री। मिलिट्री सिर्फ और सिर्फ भ्रमित हो गई थी। इस एंगल से साम्राज्यवादी इतिहासकार लिखते हैं। अब ठीक इसी विषय पर तुम राष्ट्रवादी से पूछो तो क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी इतिहासकार वीर दामोदर सावरकर ने पहली बार 57 के विद्रोह के ऊपर लिखा। वो कहते हैं कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अब इसी विषय पे तुम किसी मार्क्सवादी इतिहासकार से पूछो तो मार्क्सवादी इतिहासकार राष्ट्रवाद की विचारधारा को ही नहीं मानते, वो किसी भी समाज को राष्ट्रीय समाज नहीं मानते, तो क्या वो 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मार्क्सवादी इतिहासकार ने कहा कि यह विद्रोह बेसिकली भारत के अपनी सत्ता खो चुके पुराने राजाओं का विद्रोह था। वो इस विद्रोह के माध्यम से अपनी खोई हुई सत्ता की प्राप्ति चाहते थे। मींस अभिजात का विद्रोह था, एलीट का विद्रोह था। इसी विषय पर तुम सबाल्टर्न से पूछोगे, सबाल्टर्न के विचारक और इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहास को मार्क्सवादियों की तरह वर्गों में बांटकर नहीं देखते हैं। उनकी एक अलग ही किस्म की सोच है। जब तक कि आप सबाल्टर्निज्म नहीं समझोगे तब तक आप इस डिबेट को समझने में कठिनाई महसूस करोगे। लेकिन मैं बेसिक बात बता देता हूं कि सबाल्टर्न ये कहते हैं कि कोई भी रिवोल्ट हो, रेवोल्यूशन हो, मूवमेंट हो, वो बेसिकली किसी केंद्रीय नेतृत्व और संगठन और विचारधारा और कार्यक्रम के तहत ना तो आरंभ होता है
न तो काम करता है। स्थानीय स्तर पर लोगों के जीवन की अपनी समस्याएं होती है, उन समस्याओं के कारण उनके मन में क्षोभ पैदा होता है, उसी क्षोभ के कारण वो विद्रोह करते हैं या क्रांति करते हैं या आंदोलन करते हैं। और इस तरीके से वो किसी भी विद्रोह या क्रांति या आंदोलन के बारे में जब लिखने लगेंगे तो कह देंगे कि वो सुनियोजित नहीं होता है। सुनियोजित नहीं होता है लेकिन विद्रोह तो हुआ है। तो कारण क्या है? तो कहते हैं स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है। तो गौर करके देखो कि 57 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर साम्राज्यवादी ने क्या कहा तो सैनिक विद्रोह है, राष्ट्रवादी ने क्या कहा तो ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, मार्क्सवादी ने क्या कहा तो ये एक अभिजात का विद्रोह है, और सबाल्टर्न ने लिखा तो क्या कहा, अरे ये तो स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। अब थोड़ी और गहराई में चलकर देखो तो देखोगे कि भारतीयों की ओर से 57 के विद्रोह पर लिखने वाले पहले व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इस योजना के तहत काम कर रहे थे कि भारत के मुसलमान और भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच में हम परस्पर भरोसे का संबंध बना दें, दोनों में मित्रता करा दें। और अंग्रेज इसके पहले लिख चुके थे कि 57 का विद्रोह मुसलमानों का विद्रोह। तो सर सैयद अहमद खान 57 के विद्रोह पर जब किताब लिखे तो उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि ना ना ना, ये मुसलमानों का विद्रोह नहीं है, ये सैनिकों का विद्रोह है। माने उनकी पूरी योजना सिर्फ इस बात की थी कि वह सरकार के सामने ये दिखाएं कि यह मुसलमानों का विद्रोह नहीं था, और मुसलमानों को यह बताएं कि सरकार हमारी अपनी है, हमें सरकार के प्रति वफादार रहना चाहिए, और वफादारी के बदौलत हम सरकार से मुसलमानों के पक्ष में सुधार की कई मांगे कर सकते हैं। तो एक योजना चल रही है उनके दिमाग में, एक कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं सर सैयद अहमद, और उसी के मुताबिक वो इतिहास लिख रहे हैं। यानी कि इतिहास उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा जैसा कि हुआ है, अपने एजेंडा के मुताबिक उन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल किया और अपनी कहानी गढ़ ली। अब तुम चल के देखो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, उन्हीं राष्ट्रवादी इतिहासकारों के अंतर्गत दो खेमा है। एक राष्ट्रवादी खेमा ऐसा है जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वास्तव में 1885 से हुई थी। 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से हुई थी। जो कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं वो बेसिकली 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते। और एक दूसरा खेमा है इतिहासकारों का जो कहता है कि 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, 57 के विद्रोह से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो दो खेमा है राष्ट्रवादियों में भी, और उनके मुताबिक फिर 57 के विद्रोह को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। अब तुम देखोगे कि एक तरफ वीर दामोदर सावरकर हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा कि ये प्रथम नेशनलिस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। और जब 1857 का 50 साल पूरा हुआ था, उसी 50 साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने 57 के विद्रोह का 50वां मनाया। उसके जवाब में सावरकर ने 57 के विद्रोह का 50वां मनाया, और उसी 50 को मनाने के क्रम में उन्होंने एक किताब लिखा जिसमें यह निष्कर्ष दिया था कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। क्या मतलब है इसका? 57 का विद्रोह राष्ट्रीय था और स्वतंत्रता संग्राम था, और इसीलिए वह अपने किस्म का प्रथम विद्रोह था। यानी कि ब्रिटिश सरकार के दौर में भारत के लोगों ने सरकार से असंतुष्ट होकर अनेक विद्रोह किए। अनेक विद्रोह जो हुए थे, चाहे वो ट्राइबल का हो, चाहे किसान का हो, चाहे सैनिक का हो, चाहे राजा का हो, उनमें से कोई भी विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था। राष्ट्रीय किस आधार पर आप तय करते हैं, उसकी कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों की चर्चा बाद में करेंगे। तत्काल आप एक बात समझ लो कि सावरकर ने कहा कि पहले जितने विद्रोह हुए थे वो विद्रोह राष्ट्रीय नहीं थे। उन विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम की चेतना नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम किसको कहते हैं?
वो संग्राम जिसमें न सिर्फ भारत को आजाद कराने की चेतना हो, बल्कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता यानी कि डेमोक्रेसी की चेतना भी हो। ये दोनों एलिमेंट पूर्व के किसी भी विद्रोह में नहीं थे। अतः ये वाला विद्रोह माने 57 वाला विद्रोह पहले के विद्रोहों से अलग किस्म का विद्रोह है। ये अपने किस्म का पहला विद्रोह है जिसमें ये दोनों एलिमेंट है। इसलिए यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जब 57 का विद्रोह 1857 से लेकर 1957 के 100 वर्ष के इतिहास की यात्रा किया, यानी जब भारत आजाद हो गया और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने 57 के इतिहास के ऊपर सरकारी लेखन कराना शुरू किया, तो रमेश चंद्र मजूमदार नाम के एक इतिहासकार को यह प्रोजेक्ट दिया गया कि आप बताइए कि 57 का विद्रोह वास्तव में कैसा था। और रमेश चंद्र मजूमदार राष्ट्रवादी थे, वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए थे। उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट कंक्लूजन दिया। वो कहते हैं कि 57 के विद्रोह न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसका क्या लॉजिक है? वो कह रहे हैं कि 57 का विद्रोह बेसिकली राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। उसमें कई प्रकार की क्षेत्रीयताएं थी, उसमें कई प्रकार की वर्गीय भागीदारी थी, उसमें कई प्रकार की निजी महत्वाकांक्षाएं थी और उसमें लोकतंत्र की चेतना का नामो निशान नहीं था। अतः 57 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था, 57 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो 57 का विद्रोह अपने किस्म का कोई पहला विद्रोह नहीं था। पहले से चले आ रहे अनेक विद्रोहों में से ही एक विद्रोह यह भी था। यह और बात है कि पहले के तमाम विद्रोहों से यह विद्रोह अपने वॉल्यूम में ज्यादा बड़ा था, लेकिन अपने चरित्र में उनसे अलग नहीं था। अतः रमेश चंद्र मजूमदार क्या कह देते हैं कि 57 का विद्रोह न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। कुल मिलाकर अभी तक में आपको 57 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर अनेक लोगों की अनेक व्याख्याएं सुनने को मिली है। यहां तक कि सरकार जो 1957 के दौर में भारत में काम कर रही थी, वो रमेश चंद्र मजूमदार के इतने रेडिकल डिसीजन से सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी किताब को सरकारी किताब के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मजूमदार साहब ने इस किताब को स्वतंत्र रूप से छाप लिया और सरकार ने फिर मिस्टर सुरेंद्र नाथ सेन नाम के एक इतिहासकार को सरकारी इतिहास लिखने का दायित्व दिया। उन्होंने इस विषय के ऊपर एक अलग ही निष्कर्ष दिया। वो कह रहे हैं कि 57 का विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह तो नहीं था, वो उससे आगे का था। लेकिन क्या 57 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो कहते नहीं, राष्ट्रीय भी नहीं था। कुल मिलाकर देखोगे तो सुरेंद्र नाथ सेन कंफ्यूज्ड है। वो राष्ट्रीय कहना नहीं चाहते और सैनिक विद्रोह से आगे उन्हें यह लगता है। क्यों नहीं कहना चाहते? क्या उनके पास में ऐसा कहने के लिए तथ्य नहीं है, इसलिए नहीं कहना चाहते? तो मेरा कहना है कि इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वो बेसिकली अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वो राष्ट्रवादी तो हैं, लेकिन 57 के विद्रोह को देखने वाले सावरकरवादी विचारधारा से अलग ये कांग्रेसवादी विचारधारा वाले राष्ट्रवादी थे और ये मानते थे कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से हुई है। 1885 में ही सूरज उगा था। जो ये दिखाना चाहता है वो 57 में सूरज नहीं देखेगा, और जो 57 में सूरज देखेगा वो 1885 में सूरज उगा था ये नहीं मानेगा। तो अपना अपना एजेंडा है। जब तक कि तुम इन एजेंडाओं को नहीं समझोगे, लोगों के पूर्वाग्रह को नहीं समझ पाओगे, पूर्वाग्रह को नहीं समझोगे तो निष्कर्षों के पीछे के कारण को नहीं समझ पाओगे, और अलग अलग निष्कर्ष सेम सब्जेक्ट पे क्यों निकल रहा है ये नहीं समझ पाओगे। जबकि यूपीएससी में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? इन्हीं में से किसी एक इतिहासकार के किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर टिप्पणी मांगी जाएगी और तुम्हारा काम क्या होगा? उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। स्टेटमेंट देने वाले इतिहासकार ने उसके पीछे कुछ तथ्य और तर्क दिया होगा, वो बताओ, और उसके बाद उसकी ऐतिहासिकता की जांच करो। जांच करके अपना निष्कर्ष दे दो। तुमसे यह नहीं उम्मीद की जाती कि तुम किसी विचारधारा के रहो, लेकिन तुमसे यह जरूर उम्मीद की जाती है कि तुम तमाम विचारधाराओं को समझो और समझ के फिर उन विचारधाराओं पर आधारित इतिहासकारों के इतिहास लेखन के पूर्वाग्रह को पकड़ के उनके ऊपर टिप्पणी कर सको। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास के क्वेश्चंस को यदि तुम समझना चाहते हो
तो सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टोरीज और उसके पॉइंट्स, इस पर डिपेंड मत करना। वो कहते हैं ना कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो गहराई में उतरेगा पानी में उसे मोती मिलेगा। और फिर मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि ये मत समझना कह रहे ये इतिहास की जटिलता है, ये बेसिकली मानवीय विज्ञान की जटिलता है, माने ह्यूमैनिटीज की जटिलता है। साइंस में 2 और 2 4 ही होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। आर्ट्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, विषयनिष्ठ होता है। उसकी विषयनिष्ठता को समझो और तब समझ जाओगे कि उसके अंदर रुचि अरुचि आधारित मतभेद भी हो सकते हैं और स्पष्ट पूर्वाग्रही मतभेद भी हो सकते हैं। पूर्वाग्रहों के पीछे व्यक्ति की विचारधाराओं का और यहां तक कि व्यक्ति के हितों का आधार भी हो सकता है। और इसको मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से जब पेश किया तो कहा कि 4 तरह की विचारधाराएं हैं जिनसे प्रभावित लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा। साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न। 57 के विद्रोह के बारे में इन लोगों ने क्या कहा, मैंने उसे भी कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस चर्चा के बाद इतिहास समझने और उसके क्वेश्चन को पकड़ने की एक सूक्ष्म दृष्टि मिली होगी। आज की चर्चा बस यहीं तक होगी, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।